यह वह समय था जब जीत और हार का फर्क मिट चुका था, जहां ताकत रखने वाले भी थके हुए थे और थके हुए भी खामोश नहीं थे। चारों तरफ शोर कम था, लेकिन फैसले भारी हो चुके थे। लोग घाव नहीं गिन रहे थे, बल्कि अगली चाल का वक्त नाप रहे थे। कहीं इंतजार था तो कहीं जल्दबाजी। हर कदम के साथ हालात बदल रहे थे और हर देर अपने साथ एक नया खतरा लेकर आ रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। 1761 राजा सूरजमल के शासन का सबसे समृद्ध और संतोषजनक वर्ष था। यह वह समय था जब उनका शासन चरम पर था। इसी समय पानीपत की तीसरी लड़ाई की तबाही ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। लगभग हर शक्तिशाली व्यक्ति, चाहे वह मुगल हो, मराठा हो या नवाब हो, किसी न किसी रूप में बर्बाद हो चुका था। हार चुके और घायल सेनापति अपने घावों को सहला रहे थे और नुकसान का हिसाब लगा रहे थे। उस समय की उथल पुथल में केवल एक व्यक्ति खड़े थे और वह थे राजा सूरजमल। उन्होंने न तो अहमद शाह अब्दाली के आगे सिर झुकाया, न किसी मुगल या मराठा के अधीन हुए। और तो और राजपूतों और रोहिल्लों ने भी उनसे सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। उस समय की परिस्थिति को देखते हुए राजपूतों ने पानीपत के युद्ध से स्वयं को पूरी तरह दूर रखा था और उनकी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी और उनके पास केवल अतीत की गौरवशाली स्मृतियां ही बची थीं। दूसरी ओर रोहिल्ले पानीपत की लड़ाई से कमजोर और बिखरे हुए अपने इलाकों में लौट गए और अवध का शुजा उद्दौला, जो अब्दाली की ओर से युद्ध में शामिल हुआ था, हार और भारी नुकसान के बाद उत्तर भारत की राजनीति से पीछे हट गया और सीधे अवध लौट गया। वहीं उस समय शाह आलम, जो मुगल उत्तराधिकार का दावेदार और भावी शासक था, दिल्ली से दूर पूर्वी भारत में भटक रहा था और अपने लिए समर्थन खोज रहा था। शुजा उद्दौला की नजर एक तरफ उसी शाह आलम की गतिविधियों पर थी, क्योंकि वह भविष्य में मुगल सिंहासन पाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ अंग्रेजों पर, जो धीरे धीरे अवध की सीमाओं के नजदीक पहुंच रहे थे। यही कारण था कि पानीपत के बाद शुजा उद्दौला ने दिल्ली और रोहिल्लों के मामलों से दूरी बनाकर अपने प्रांत को संभालने को प्राथमिकता दी। शाह आलम की गैर मौजूदगी में उस समय दिल्ली पर नजीब उद्दौला शासन कर रहा था, जो एक रोहिल्ला सरदार था। उसने अहमद शाह अब्दाली का विश्वास तो जीत लिया था, लेकिन दिल्ली पर उसका अधिकार अधूरा था, क्योंकि पुराने मुगल अमीर उस पर भरोसा नहीं करते थे और उसे नापसंद करते हुए नजरअंदाज करते थे। और यही वजह थी कि हिंदुस्तान में प्रभावशाली बनने के लिए नजीब उद्दौला को या तो राजा सूरजमल से समझौता करना था या उन्हें समाप्त करना था, और यही चुनौती राजा सूरजमल के सामने भी थी। और इस तरह पानीपत युद्ध के बाद का हिंदुस्तान दो मजबूत सरदारों के लिए बहुत छोटा साबित हो रहा था। शेख शिराजी के शब्दों में अगर हम इस स्थिति को बताएं तो 10 गरीब एक कंबल में सो सकते हैं, पर 2 शासक एक राज्य में नहीं रह सकते। यह कहावत उस समय की स्थिति पर पूरी तरह लागू होती थी, लेकिन परिस्थितियां राजा सूरजमल के पक्ष में थीं और उन्होंने उनका पूरा लाभ उठाया, क्योंकि उनके निकट ही एक बड़ा अवसर उनका इंतजार कर रहा था, और वह था आगरा। आगरा राजा सूरजमल की राजधानी भरतपुर से केवल 30 मील पूर्व था और पहले कभी मुगल साम्राज्य की पहली राजधानी भी रहा था। 1761 तक उसका वैभव भले कुछ फीका पड़ चुका था, पर उसकी अहमियत अब भी बरकरार थी, क्योंकि आगरा साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर था, जिसने दिल्ली जैसी तबाही से अपने को काफी हद तक सुरक्षित रखा था। और तो और दिल्ली के अनेक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवारों ने अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए जाटों के संरक्षण में आगरा में ही शरण ली थी। इसके अलावा व्यापार के दृष्टिकोण से भी आगरा का स्थान अत्यंत अनुकूल था। यह शहर अब भी इतनी संपन्नता रखता था कि किसी भी साहसी शासक को आकर्षित कर सके। और अगर बात करें राजा सूरजमल की, तो उनमें अवसर पहचानने की असाधारण क्षमता थी और वह राजनीतिक परिस्थितियों का गहराई से मूल्यांकन करने वाले नेता थे। उन्हें भली भांति मालूम था कि मुगल शासक के पास शासन चलाने के लिए सबसे आवश्यक साधन, सत्ता और संसाधन अब शेष नहीं बचे थे। इस विश्वास के साथ कि अब कोई उनके मार्ग में बाधा नहीं बनेगा, राजा सूरजमल ने एक विशाल सेना के साथ आगरा की ओर प्रस्थान किया। उनका आत्मविश्वास अटल था और इतिहास ने उन्हें सही साबित किया।
क्योंकि रास्ते में उन्हें लगभग कोई प्रतिरोध नहीं मिला। इसके अलावा आगरा सूबे के सभी जाट सरदार उनके साथ आ मिले, जिससे उनका अभियान और भी सशक्त हो गया और उनका अंतिम लक्ष्य आगरा का लाल किला था, क्योंकि यह वह किला था जो कभी मुगल साम्राज्य की शक्ति, वैभव और गौरव का प्रतीक रहा था। उस समय आगरा के लाल किले की देखरेख फजील खान के हाथ में थी। वह शासक के अधीन काम करने वाला अधिकारी था, लेकिन हालात इतने खराब हो चुके थे कि उसका अधिकार सिर्फ नाम का रह गया था, क्योंकि 2 वर्षों से फजील खान और उसके सैनिकों, दरबानों, माली और पानी वालों तक को तनख्वाह नहीं मिली थी। गुजारा चलाने के लिए उन्होंने शाही बर्तन, फर्नीचर और कपड़े तक बेच दिए थे। ऐसी दयनीय स्थिति में न तो वह राजा सूरजमल से मुकाबला कर सकता था और न ही उनकी अपार शक्ति और संपन्नता के सामने टिक सकता था। जब राजा सूरजमल की सेना ने यहां पर घेरा डाला तो सिर्फ 30 दिनों की घेराबंदी के बाद 22 जून को लाल किला जाटों के कंट्रोल में आ गया। फजील खान ने थोड़े बहुत प्रतिरोध का प्रयास किया, लेकिन अंततः हार माननी पड़ी। पराजय के बाद राजा सूरजमल द्वारा उसे 1 लाख रुपए नकद और 5 गांव इनाम में दिए गए, ताकि वह ज्यादा मुश्किलें खड़ी न करे। इसके अलावा किले के दरवाजे का रखवाला मूसा खान को 3 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन उसका दावा है कि वह रकम उसे कभी नहीं मिली। किले की विजय के बाद जाट सैनिकों ने किले की सफाई ऐसे की मानो यह उनके पूर्वजों की पीढ़ियों से चली आ रही प्रतीक्षा का अंत हो। 1 करोड़ रुपए नकद, तोपें, बारूद, बंदूकें, सोने चांदी के हौदे और अनगिनत कीमती रत्न, सब कुछ हाथियों और ऊंटों पर लादकर दीग और भरतपुर भेजा गया। प्रत्येक जाट सेनापति को उसके साहस और योगदान के अनुसार हिस्सा भी मिला। आगरा की यह विजय राजा सूरजमल के लिए एक नई प्रतिष्ठा और अधिकार लेकर आई। अब वे यमुना के पूरे क्षेत्र के मालिक बन चुके थे और जाटों के लिए यह क्षण अत्यंत भावनात्मक भी था, क्योंकि लगभग 90 वर्ष पहले गोकुल देव इसी लाल किले के मुख्य द्वार के पास शहीद हुए थे और आज उनकी शहादत का प्रतिशोध पूरा हुआ था। नजीब उद्दौला ने प्रारंभ में राजा सूरजमल के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की योजना बनाई, परंतु उसने जाटों को उकसाने या चुनौती देने का साहस नहीं किया। इसी बीच राजा सूरजमल के दरबार में एक अति उत्साही पुजारी ने सुझाव दिया कि ताजमहल को वापस शिव मंदिर में परिवर्तित कर दिया जाए, किंतु राजा सूरजमल ने इस गलत सलाह को तुरंत अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अभी उन्हें बाकी अभियानों पर ध्यान देना चाहिए। आगरा पर राजा सूरजमल की विजय के दूर तक असर डालने वाले परिणाम सामने आए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हिंदू समाज के आत्मविश्वास का पुनः जागरण था। इस विजय के साथ ही इस्लामी सत्ता पहली बार रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई देने लगी। आने वाले 150 वर्षों तक मोहम्मद के अनुयायी हिंदुस्तान की राजनीति में द्वितीयक भूमिका निभाने के लिए विवश रहे। आगरा की विजय दरअसल राजा सूरजमल के अगले बड़े अभियान हरियाणा की भूमिका थी। यह वह क्षेत्र था जहां जाट जनसंख्या बहुल थी, परंतु किसी प्रभावशाली नेतृत्व के अभाव में वे बिखरे हुए थे। राजा सूरजमल ने इस अवसर को पहचाना और हरियाणा को अपने राज्य में सम्मिलित करने का निश्चय किया। उन्होंने दोआब क्षेत्र में मराठों की जागीरें जब्त की और अलीगढ़ तथा बुलंदशहर को पुनः अपने कंट्रोल में लिया। आगरा और मेंदु के बहादुरियां राजपूतों का अंत किया गया तथा मुरसान के जाटों को अनुशासन में लाया गया। ये सभी अभियान किसी अचानक या बिना तैयारी की गई कार्रवाई का परिणाम नहीं थे। वे एक सोची समझी और पहले से तय रणनीति का अंग थे। हरियाणा पर कंट्रोल का एक व्यावहारिक कारण यह भी था कि राजा सूरजमल अपने पुत्र जवाहर सिंह की बेचैनी को सही दिशा देना चाहते थे। उनका विचार था कि हरियाणा का अभियान जवाहर सिंह को व्यस्त रखे और भविष्य में वही उस समृद्ध क्षेत्र के शासक बने। इसके अतिरिक्त 18वीं सदी का हिंदुस्तान 17वीं सदी की तुलना में कहीं अधिक अस्थिर, विभाजित और बेचैन था। मुगल शासन अब अपने चरम से गिरकर थका हुआ, दिशाहीन और दुर्बल हो चुका था। सत्ता तो उनके पास थी, पर उसे संचालित करने की योग्यता नहीं बची थी। उनके दरबारी और अमीर साम्राज्य को संभालने के बजाय उसे लूट रहे थे। नीति का स्थान भ्रम ने ले लिया था और समय के साथ वह भ्रम भी अब समाप्त हो चुका था। राजा सूरजमल इस स्थिति को भली भांति समझते थे। उन्हें पता था कि मराठे पानीपत की पराजय के बाद पुनर्गठन की स्थिति में नहीं थे
और नेतृत्व देने में असमर्थ थे। ऐसी परिस्थिति में राजा सूरजमल ही वह नेता थे जो इस बिखरे हुए हिंदुस्तान को फिर से एक सूत्र में बांध सकते थे। उनकी दूरदृष्टि एक संगठित हिंदू महासंघ की थी जो अब्दाली और रोहिल्लों के बीच एक सशक्त शक्ति के रूप में खड़ा हो सके और जो रावी से लेकर यमुना तक फैला हो। उनका उद्देश्य केवल अपने राज्य का विस्तार नहीं था, बल्कि नजीब उद दौला जैसी शक्तियों को सीमा में रखकर उनकी सत्ता को काबू में करना भी था। इसके लिए जरूरी था कि दिल्ली के शासन में उनका भरोसेमंद व्यक्ति वजीर के पद पर बैठे। इस व्यवस्था के माध्यम से वे दिल्ली के राजनीतिक निर्णयों पर सीधे नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। जहां तक उनकी दक्षिणी सीमा का प्रश्न था, वह आगरा और ढोलपुर तक सीमित थी, क्योंकि उन्हें यह भली भांति मालूम था कि यदि रोहिल्ले दिल्ली पर पूर्ण कंट्रोल प्राप्त कर लेते तो यह स्थिति राजा सूरजमल के लिए अत्यंत संकटपूर्ण हो जाती। ऐसी दशा में रोहिल्ले मेवात और अलवर के जाटों को उकसा सकते थे, जो पहले से ही राजा सूरजमल के अधीन थे, और दो जाट क्षेत्रों के बीच दरार पैदा कर संघ को भीतर से कमजोर कर सकते थे। इसी परिस्थिति में राजा सूरजमल ने एक सटीक और दोहरी रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने दो पुत्रों जवाहर सिंह और नाहर सिंह को हरियाणा और दोआब अभियानों की कमान सौंपी। यह कदम केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे राज्य की सीमाओं का विस्तार और दोनों दिशाओं में शक्ति का संतुलन बनाए रखना संभव हुआ। इसके बाद जवाहर सिंह ने अपने अभियान की शुरुआत बड़ी तेजी और व्यवस्थित तरीके से की। हरियाणा के उस समय के राजनीतिक हालात बिखरे हुए थे, इसलिए रेवाड़ी, झज्जर और रोहतक जैसे मुख्य क्षेत्र अपेक्षाकृत कम प्रतिरोध में उनके अधीन आ गए। इन क्षेत्रों का कंट्रोल मिलना जवाहर सिंह की सैन्य क्षमता, स्थानीय सरदारों से बातचीत की कुशलता और तेजी से फैसला लेने की योग्यता का साफ संकेत था। लेकिन आगे बढ़ते हुए जैसे ही वे फर्रुखनगर पहुंचे, जो रोहिल्ला व बलूच प्रभाव के कारण अधिक संगठित और मजबूत रक्षा वाला इलाका था, यहीं उन्हें मसवी खान के नेतृत्व में कड़ा और व्यवस्थित प्रतिरोध मिला। यहां लड़ाई सिर्फ एक झड़प नहीं थी, यह लंबे समय तक खींची और दोनों पक्षों को भारी प्रयास करने पड़े। जब हालात कठिन होने लगे और जाट टुकड़ियों पर दबाव बढ़ने लगा, तो राजा सूरजमल स्वयं मुख्य सेना के साथ मोर्चे पर पहुंचे। उनके आगमन से न केवल सैनिकों का मनोबल बढ़ा, बल्कि अभियान का नेतृत्व भी अधिक प्रभावी हो गया। पिता और पुत्र के संयुक्त संचालन ने युद्ध की दिशा बदल दी और अंततः फर्रुखनगर जाटों के कंट्रोल में आ गया। मसवी खान को बंदी बनाकर भरतपुर भेजा गया, जिससे इस क्षेत्र में जाटों का दबदबा और भी दृढ़ हुआ। उधर दिल्ली में नजीब उद दौला राजा सूरजमल की बढ़ती शक्ति और गतिविधियों पर पैनी नजर रखे हुए था, क्योंकि वह जानता था कि राजा सूरजमल की शक्ति इतनी प्रबल है कि सीधे टकराना आत्मघाती साबित होगा। इसलिए उसने अस्थायी रूप से समय बिताने और समझौते की नीति अपनाई, जब तक कि उसका आका अहमद शाह अब्दाली दोबारा हिंदुस्तान न लौट आए। इन वार्ताओं का संचालन नजीब की ओर से दिलेर सिंह और राजा सूरजमल की ओर से रूपराम कटारिया ने किया। समझौते की शर्तों के अनुसार राजा सूरजमल द्वारा हरियाणा में जीते गए सभी नए क्षेत्र औपचारिक रूप से मान्य कर दिए गए। बदले में उनसे मुगल शासक को मामूली कर देने की शर्त रखी गई, जिसकी जमानत नगरमल सेठ ने दी। फिर भी दोनों पक्षों के बीच अविश्वास बना रहा। केवल तब जब नजीब उद दौला ने शपथ लेकर राजा सूरजमल की सुरक्षा का वचन दिया, तभी राजा सूरजमल ने उससे व्यक्तिगत मुलाकात के लिए सहमति दी। इतिहासकारों के अनुसार इस बैठक के लिए दोनों सेनाएं उस समय यमुना के दनकौर घाट पर आमने सामने डेरा डाले हुई थीं। नजीब उद दौला एक छोटी नाव में केवल कुछ नौकरों के साथ नदी पार कर राजा सूरजमल से मिलने आया, जबकि उसकी पूरी सेना दूसरी ओर ही रही। उस भेंट में राजा सूरजमल ने पूरी ईमानदारी और विनम्रता से उसका स्वागत किया। हालांकि यह मुलाकात दोस्ताना माहौल में हुई, लेकिन इससे कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। इसके बाद यह बात साफ हो गई कि नजीब उद दौला व्यर्थ ही अहमद शाह अब्दाली की दिल्ली वापसी का इंतजार करता रहा, क्योंकि पंजाब में सिखों की बढ़ती ताकत ने अहमद शाह अब्दाली को व्यस्त कर रखा था। इस परिस्थिति को देखते हुए राजा सूरजमल ने धैर्य बनाए रखा, जब तक यह पूर्णतः स्पष्ट न हो गया कि अब्दाली अब लौटने वाला नहीं है।
वह जानते थे कि अब्दाली के समर्थन के बिना नजीब उद्दौला राजा सूरजमल के विरुद्ध किसी भी सैन्य कार्रवाई की हिम्मत नहीं कर सकता था, और नजीब उद्दौला की यही प्रतीक्षा राजा सूरजमल के लिए एक बड़ा अवसर बन गई। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि नजीब उद्दौला युद्ध से भयभीत होकर टकराव से बचने की कोशिश कर रहा है, तो वे और अधिक निर्भीक हो गए। उन्होंने दिल्ली के आसपास के जिलों पर फौजदारी अर्थात प्रशासनिक कंट्रोल की मांग कर दी, जो उनके बढ़ते आत्मविश्वास और रणनीतिक दृष्टिकोण का स्पष्ट संकेत था। और फर्रुख नगर में मसवी खान की हार और उसके बाद की घटनाएं राजा सूरजमल के विस्तार अभियान के निर्णायक चरण की शुरुआत थीं। इसके बाद भरतपुर में मसवी खान की कैद ने इस पूरे राजनीतिक माहौल को एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। यही वह क्षण था जब राजा सूरजमल पहली बार एक स्पष्ट आक्रामक नीति अपनाते दिखाई दिए, क्योंकि अब तक उनका नाम संयम, संतुलन और राजनीतिक लचीलेपन के लिए जाना जाता था, परंतु उनके जीवन के इस अंतिम काल में ये सभी गुण पीछे छूट गए और इस समय उनके सामने केवल एक ही प्रमुख प्रतिद्वंदी शेष था, और वह था नजीब उद्दौला। लेकिन नजीब उद्दौला भी राजा सूरजमल की शक्ति और प्रभाव से भयभीत था। लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि यदि वे देरी करेंगे तो नजीब अब्दाली से सहायता प्राप्त करने की कोशिश करेगा, और तब उसे चुनौती देना खतरे का संकेत हो सकता है। और इसलिए उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी की, और इसके बाद स्थिति तेजी से बदल रही थी। राजा सूरजमल ने दिल्ली के आसपास के कई जिलों जो नजीब की जागीरों में गिने जाते थे अपने कंट्रोल में ले लिए। यह देखकर नजीब अब खामोश नहीं रह सकता था। मेवाती और बलूच सरदार, जो स्वयं भी असंतुष्ट थे, सहायता के लिए नजीब के पास पहुंचे। बीमार होने के बावजूद नजीब ने फर्रुख नगर की हार के बाद राजा सूरजमल को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा कि जो बीत गया उसे बीत जाने दिया जाए, और उसने आग्रह किया कि राजा सूरजमल जीते हुए किले अपने पास रखें, पर मसवी खान और उसके परिवार को कैद में रखना उचित नहीं। इस पत्र के जरिए उसने मित्रता और पुराने संबंधों का हवाला देकर उनके प्रति उदारता दिखाने की विनती की। हालांकि यह पत्र किसी भी प्रकार से अपमानजनक नहीं था, बल्कि नरम लहजे वाला था। लेकिन राजा सूरजमल का उत्तर दृढ़, सटीक और गरिमापूर्ण था। उन्होंने कहा कि मसवी खान उनके शत्रु हैं और कैद में रहना उनका उचित परिणाम है। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि मसवी खान ने हिंदुओं पर बहुत जुल्म किए थे। इसके अलावा उन्होंने नजीब उद्दौला को यह भी स्पष्ट रूप से याद दिलाया कि दोनों के बीच पहले एक औपचारिक मित्रता और समझौता स्थापित था, जिसके अनुसार न तो एक दूसरे के अभियानों में बाधा डाली जानी थी और न ही आपसी टकराव की किसी स्थिति को जन्म दिया जाना था। किंतु उसी समझौते का उल्लंघन नजीब उद्दौला ने तब किया जब फर्रुख नगर की घेराबंदी चल रही थी और वह अपने मुख्य केंद्र नजीबाबाद से सेना लेकर चुपचाप दिल्ली की ओर बढ़ा। यह कदम पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि सबको मालूम था कि उसका उद्देश्य मसवी खान के साथ मिलकर राजा सूरजमल के विरुद्ध मोर्चा खोलना था। राजा सूरजमल ने यह तर्क रखा कि यदि उन्होंने समय रहते फर्रुख नगर पर विजय प्राप्त न की होती तो नजीब उद्दौला का यही हस्तक्षेप मसवी खान की मदद से उनके खिलाफ एक संयुक्त हमला बन जाता। इस स्थिति में नजीब उद्दौला का कूच करना और गोपनीय सैन्य तैयारी करना सीधे सीधे संधि भंग करना था। इसी आधार पर राजा सूरजमल ने उसे साफ कहा कि वास्तविक विश्वासघात उसी ने किया, क्योंकि उसके कदम किसी भी पूर्व मित्रता और समझौते के अनुरूप नहीं थे। इसी समय राजा सूरजमल के अभियान का दूसरा मोर्चा दोआब क्षेत्र भी तेजी और स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा था। यह इलाका यमुना और गंगा के बीच फैला हुआ वह महत्वपूर्ण भूभाग था जहां मुगल प्रशासन लंबे समय से जमीनी प्रभाव बनाए हुए था। राजा सूरजमल ने इस क्षेत्र की जिम्मेदारी अपने सबसे छोटे पुत्र नाहर सिंह और बहनोई ठाकुर बलराम सिंह को सौंपी थी। दोनों ने स्थानीय परिस्थितियों और मार्गों का सूझबूझ से उपयोग करते हुए कई मुगल सरदारों को पराजित किया, जिनमें वे सरदार भी शामिल थे जो दिल्ली और नजीब उद्दौला के प्रभाव क्षेत्र से जुड़े हुए माने जाते थे। इन लगातार जीतों से जाट सेना को न केवल क्षेत्रीय नियंत्रण मिला, बल्कि स्थानीय जन और छोटे जागीरदार भी
जाट शक्ति की बढ़ती ताकत को स्वीकार करने लगे। इससे दोआब में जाटों की पकड़ पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। दूसरी ओर नजीब की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि उसका खजाना खाली था, सेना थक चुकी थी और स्वयं वह बीमारी से ग्रस्त होकर शारीरिक रूप से कमजोर पड़ गया था। राजनीतिक दृष्टि से भी वह अलग थलग पड़ गया था। ऐसी दशा में उसने एक बार फिर राजा सूरजमल से संधि का प्रस्ताव रखा, इस आशा में कि शायद समझौते के माध्यम से वह अपने अस्तित्व को कुछ समय के लिए बचा सके। लेकिन राजा सूरजमल ने हर बार उसके संधि प्रस्ताव ठुकरा दिए। उसकी लगातार असफल कोशिशों के बाद उसने अंततः शाह वली खान, जो अहमद शाह अब्दाली का वजीर था, के साले याकूब अली खान को भरतपुर दरबार में दूत बनाकर भेजा। इस दूत का उद्देश्य था राजा सूरजमल को शांत करना और किसी प्रकार का समझौता पुनः स्थापित करना। इस प्रस्ताव के लिए याकूब अली खान अपने साथ कुछ उपहार भी लाया था। राजा सूरजमल ने इन उपहारों को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया, परंतु उनका उत्तर दृढ़ और निश्चयी था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि नजीब उद दौला ने अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसने धमकी भरे स्वर में नजीबाबाद से सेना लेकर दिल्ली की ओर कूच किया था और अब वार्ता और समझौते का समय बीत चुका था। इसके बाद 23 दिसंबर 1763 को याकूब खान 4 दिन भरतपुर में ठहरने के बाद लौट गया और नजीब को दरबार की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। इस रिपोर्ट ने नजीब उद दौला को यह समझा दिया कि अब संघर्ष टालना संभव नहीं है और अब उसके पास राजा सूरजमल का सामना करने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि नजीब में अनेक राजनीतिक गुण थे, लेकिन इतिहासकारों का मत है कि उसमें शारीरिक साहस की कमी थी। फिर भी उसने इस बार युद्ध का जोखिम उठाया। अपनी सीमित सेना, जो 15,000 से अधिक नहीं थी, के साथ उसने हिंदुस्तान के सबसे प्रभावशाली और भयभीत करने वाले शासक राजा सूरजमल से युद्ध करने का निश्चय किया। जब वह अपनी सेना के साथ यमुना नदी पार कर रहा था, तब उसके साथ उसके 2 पुत्र अफजल खान और जबिता खान भी थे। साथ ही रोहिल्ला सरदार महमूद खान बंगश भी उसकी सहायता के लिए उपस्थित हुआ। नजीब उद दौला ने उसी के साथ मिलकर इस अभियान को आरंभ किया ताकि उस अभिमानी काफिर, यही शब्द वह राजा सूरजमल के लिए प्रयोग करता था, से निर्णायक टक्कर ली जा सके। 24 दिसंबर 1763 को नजीब उद दौला ने अपनी सेना के साथ यमुना नदी पार की, जबकि राजा सूरजमल पहले ही दक्षिण दिल्ली के निकट अपने मोर्चे पर पहुंच चुके थे। दोनों पक्ष इसके बाद हिंदन नदी के किनारे आमने सामने डट गए, जहां शुरुआती टकराव में बढ़त राजा सूरजमल की सेना को मिली। इसका मुख्य कारण उनकी फौज की वह संरचना थी जिसमें तेजी से वार करने वाले, लंबे अभियानों में प्रशिक्षित और भूगोल के अनुसार चलने फिरने में दक्ष घुड़सवार शामिल थे। इन घुड़सवार दस्तों की कमान मोहन राम, बलराम, मानसाराम, काशीराम, राम किशेन, ठाकुर माद सिंह, ठाकुर भवाना सिंह और सरदार सीताराम जैसे अनुभवी सरदारों के हाथों में थी। ये सरदार युद्ध भूमि की स्थिति को तुरंत समझकर तेज आक्रमण या पीछे हटने की रणनीति अपनाने में सक्षम थे। राजा सूरजमल सामान्यतः युद्ध में हाथियों के उपयोग से बचते थे, क्योंकि तेजी और लचीली मोर्चाबंदी उनकी सेना की विशेषता थी। फिर भी हरियाणा अभियान की परिस्थितियों में हाथियों का प्रयोग आवश्यक समझा गया, खासकर भारी सामान, ढाल दीवार बनाने या कठिन मार्गों को पार करने के लिए। एक अवसर पर घारी हरासू नामक स्थान पर स्टील के बिछाए गए कांटों के कारण अग्रिम हाथी दल आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इस अवरोध से सेना की गति रुक सकती थी, पर सरदार सीताराम ने स्वयं आगे बढ़कर रास्ता साफ किया और हाथियों के लिए सुरक्षित मार्ग बनवाया। इस हस्तक्षेप से न केवल रुकावट दूर हुई, बल्कि सेना की प्रगति भी बिना रुकावट जारी रह सकी। इसके बाद 25 दिसंबर को दोपहर 3 बजे राजा सूरजमल ने शाहदरा के पास से 6000 घुड़सवारों के साथ हिंदन पार किया और सीधी कमान संभाली। उनकी टुकड़ी ने नजीब की पीछे की पंक्ति पर वार किया। तेजी से चार्ज और काउंटर चार्ज में दोनों तरफ मिलाकर लगभग 1000 सैनिक मारे गए। लेकिन इसी समय कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। युद्ध में लड़ते लड़ते अचानक राजा सूरजमल वीरगति को प्राप्त हो गए। हालांकि स्रोतों में राजा सूरजमल की मृत्यु को लेकर कई भिन्न विवरण मिलते हैं।
कानूंगो वाका के आधार पर लिखते हैं कि युद्ध के जोश में वे मात्र 30 घुड़सवारों के साथ मुगल बलोचों के केंद्र पर टूट पड़े और वहीं वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन जाट सेना का अनुशासन इतना मजबूत था कि मृत्यु की खबर फैलने पर भी मोर्चा नहीं डगमगाया, जबकि विरोधी सेना टूटकर भागने लगी। एक और स्रोत बयान ई वकाई में दर्ज है कि उनका शव दुश्मन के हाथ नहीं लगा और जाट सेना रात में बिना कोई निशान छोड़े पीछे हट गई। उसी के बाद उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई और नजीब का यह कथन सामने आया कि जाट को मरा हुआ मत मानो जब तक उसका श्राद्ध न हो जाए। इसके अलावा जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि नदी के छोड़े नाले को पार करते समय अफगानों की घात लगी और रुहेला मुस्केटियरों की गोलियों से वे गिरे। जदुनाथ सरकार का मानना है कि एक रुहेला, जिसका नाम सैयद मोहम्मद खान बताया गया है, ने पहचान कर उनके शरीर पर छुरे और तलवार के वार करवाए और सिर कटवाया। सर जदुनाथ के अनुसार कुछ अप्रमाणित विवरण बताते हैं कि जाट सेना रात तक निरंतर फायर करती रही। हाथी पर ध्वज सीधा था और नगाड़े बजते रहे। इसलिए जब सैयदू ने दावा किया कि राजा सूरजमल मारे गए, किसी ने भरोसा नहीं किया। इसके बाद 3 घंटे बाद दोनों पक्ष कैंप लौटे। अगली सुबह जासूसों ने बताया कि जाट सेना पूरी तरह पीछे हट चुकी है। इस पर नजीब उद्दौला ने प्रमाण मांगा तो सैयदू ने राजा सूरजमल का कटा हुआ बाजू दिखाया। उसकी पहचान सागरमल खत्री और शेख करमुल्लाह ने कुर्ते के चिट्ठ कपड़े और तावीज के आधार पर की। इसके अलावा एक और सोर्स बताती है कि राजा सूरजमल शिकार करते समय मारे गए थे, लेकिन कर्नल टॉड का यह दावा कि राजा सूरजमल शिकार के बहाने धोखे से मारे गए अस्वीकार्य माना जाता है। हालांकि वाका के अनुसार सैयद मोहम्मद खान बलोच ने राजा सूरजमल का सिर और एक हाथ काटकर 2 दिन तक अपने पास रखा, फिर नजीब उद्दौला के सामने पेश किया। तभी पुष्टि हुई कि राजा सूरजमल वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा सियर उल मुतख का वर्णन बताता है कि राजा सूरजमल घुड़सवारी करते हुए स्वयं मैदान की स्थिति देख रहे थे। सलाह के बावजूद वे खुले मोर्चे पर टिके रहे। उसी समय सैयदू सवारों के साथ वहां से गुजरा। पहचान होने पर हमला किया गया। एक वार में उनका घायल हाथ कटकर गिरा और साथ मौजूद मिर्जा सैफुल्लाह तथा राजा अमर सिंह सहित कुछ लोग मारे गए। कटे हाथ को भाले पर टांगकर नजीब उद्दौला के पास भेजा गया। पहचान मुल्तानी चिट्ठ कपड़े की आस्तीन से हुई, जिसे याकूब खान ने पहले देखा था, और इसके बाद मृत्यु की पुष्टि सार्वजनिक हुई। लेकिन वेंडल के अनुसार राजा सूरजमल को सूचना मिली कि नाहर सिंह पर बड़ा हमला होने वाला है और इसलिए वे कुछ हजार घुड़सवारों के साथ निकले। पर हिंदन नदी के एक छोड़े हुए गड्ढे को पार करते समय रुहेला पैदल सैनिकों की घात में फंस गए और मुस्कटों की तेज गोलीबारी में मारे गए या घायल हो गए। इतिहासकारों के लिए समस्या यह है कि कोई भी स्रोत स्पष्ट नहीं करता कि उनका शरीर क्यों नहीं मिला। वाका का विवरण कि 2 दिन तक सिर और हाथ घर पर रखना अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि ऐसा ट्रॉफी सामान्यतः तुरंत सरदार को दिखाया जाता। सियर में मुल्तानी चिट्ठ कपड़े से पहचान की कहानी भी समय, पहनावे और हालात के हिसाब से ठीक नहीं बैठती, क्योंकि यह मानना मुश्किल है कि उन्होंने वही कपड़ा युद्ध के समय पहना होगा, खासकर जब लगातार झड़पें चल रही थीं और उनकी धार्मिक पवित्रता की रोजमर्रा की आदतें भी थीं। इसलिए वाका और सियार दोनों विवरणों को सोच समझकर पढ़ा जाता है और किसी एक को भी पूरी तरह पक्का सच नहीं माना जा सकता। संभव है कि पहचान न बचने पर अन्य मृतकों के साथ सामूहिक दाह संस्कार में शामिल कर दिया गया हो, लेकिन कुछ समकालीन उल्लेख बताते हैं कि शरीर के टुकड़े कर दिए गए। लेकिन उनकी मृत्यु की खबर के बावजूद जाट सेना नेता विहीन होने के बावजूद अनुशासित तरीके से पीछे हटी और मात्र 36 घंटे में अग्रिम टुकड़ियां दीग पहुंची। दीग में नाहर सिंह, नवल सिंह, रंजीत सिंह और विधवा महारानियां एकत्रित हो चुके थे। वरिष्ठ सदस्यों बलराम सिंह और मोहन राम ने नाहर सिंह को गद्दी देने का निर्णय लिया, पर जवाहर सिंह ने तीखे शब्दों में पत्र भेजकर जाट सरदारों को बिना प्रतिशोध की बात किए उत्तराधिकार पर चर्चा करने पर फटकार लगाई और लिखा कि नजीब उद्दौला का सामना मैं अकेला करूंगा, उत्तराधिकार बाद में। जवाहर सिंह के कठोर तेवरों ने दरबार में विभाजन और भय बढ़ा दिया।
उत्तराधिकारी नाहर सिंह टकराव से बचते हुए पहले कुम्हेर और फिर जयपुर चले गए। जवाहर सिंह रूपराम कटारिया के साथ दीग पहुंचे और किसी ने विरोध नहीं किया, पर उन्होंने विरोधियों के नाम याद रखे और आगे प्रतिशोध लिया। और हाँ, याद रखो कि उस दौर में सबसे बड़ी गलती ये थी कि लोग समझते थे कि समझौता उन्हें बचा लेगा, लेकिन समझौता सिर्फ उसी को बचाता है जिसके पास ताकत भी हो और नीयत भी, और जिसने अपनी सत्ता को डर पर टिका दिया उसका गिरना तय था। ठीक वैसे ही आज हम टेररिस्ट अटैक होने के बाद भी ये बोलते हैं कि एक आदमी की वजह से हम पूरे समुदाय को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, और फिर हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं और आखिर में हम सच्चाई के साथ समझौता कर लेते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि बेगुनाह समुदाय डरा डरा फिरता है, और जो समुदाय टेररिस्ट अटैक करता है वो खुलेआम अटैक करता रहता है, क्योंकि हमने सच्चाई से समझौता कर लिया होता है। और यह कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो रतनपुर की जंग को महसूस कीजिए, रानी कमलापति के त्याग को समझिए और ढोलपुर की लड़ाई को जानना शुरू कीजिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।